स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन 12th आरबीएससी बोर्ड की बायोलॉजी की बुक के अंदर एक न्यू यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी यूनिट अपन इसके अंदर जो पढ़ रहे हैं उससे पहले अपन को जो अपना बोर्ड ने जो सिलेबस जो दे रखा है उस सिलेबस का अपन को ब्लूप्रिंट का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि ईच यूनिट जो है अपनी वो एक पर्टिकुलर मार्क्स के अंदर डिवाइड है। हर यूनिट का एक पर्टिकुलर मार्क्स बोर्ड ने निर्धारित कर रखे हैं, वो मार्क्स अपन को पता होना चाहिए। जैसे ये यूनिट जो है अपनी टोटल अपनी 42 चैप्टर्स है, वो 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड है, जिसमें से ये यूनिट जो है अपनी यूनिट नंबर 9 है, इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है अपने वो है 5 मार्क्स। और बोर्ड के ब्लूप्रिंट में अपन ये भी पता कर सकते हैं कि जो यूनिट है इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 35, 36 एंड 37। इसमें से इस यूनिट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टाइप्स का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने बोर्ड के अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले। तो इस यूनिट के अंदर अपने जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 टाइप्स के आएंगे, 2+3, यानी एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो इस चीज का पता होने से अपन इस यूनिट को कंप्लीट पढ़ने के बाद में जब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो अपन वही क्वेश्चन आंसर्स ज्यादा प्रीफर करेंगे जो 2 मार्क्स के बनते हैं और 3 मार्क्स के बनते हैं। एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अपने जो इस साल जो अपनी बोर्ड की जो 12th की बुक रहेगी वो बच्चों लास्ट ईयर वाली बुक ही रहेगी। एनसीईआरटी का जो सिलेबस जो आ रहा है, जो सिलेबस चेंज हो रहा है वो केवल 11th की क्लास के लिए हो रहा है। 12th क्लास के अंदर नेक्स्ट ईयर से चेंज होगा, इस साल केवल 11th क्लास के अंदर चेंज हो रहा है। तो अपनी वही बुक रहेगी बायोलॉजी की जो लास्ट ईयर चलती थी, जिसके अंदर अपनी नंबर ऑफ चैप्टर्स टोटल जो है वो 42 है और वो 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड है, जिसमें से अपन यूनिट नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जो मैक्सिमम मार्क्स 5 के और 2+3 के अंदर डिवाइड है। नई यूनिट स्टार्ट करने का मेरा एक पर्पस ये भी है कि जो अपने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको अपन लॉकडाउन से पहले 12th का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें लगभग अपन कर चुके हैं, कोई थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी है, तो उसके अपन जब भी अपनी क्लासेस स्टार्ट होगी कंटिन्यूअस वन फिर से कर लेंगे। तो यहाँ पर नई यूनिट को स्टार्ट करने का मेरा एक उद्देश्य ये है कि जो इस वीडियो को बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक नई यूनिट का स्टार्टिंग हो जाए, प्लस जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए भी सिलेबस के अंदर ये यूनिट है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट का नेम है अपना जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। इसके अंदर जो अपना चैप्टर नंबर 35 रहेगा, जिसको अपन एक टॉपिक का नेम देते हैं, वो अपना टॉपिक रहेगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी वंशागति से संबंधित मेंडल के कौन कौन से नियम थे, मेंडल ने वंशागति के कौन कौन से नियम दिए थे, यानी इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ेंगे। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है, मेंडल के जेनेटिक्स के जो एक्सेप्शन है, म्यूटेशन है, ये सब चीजें अपन इस जेनेटिक्स की पूरी यूनिट के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल अपन सिर्फ मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना वर्ड आया है जेनेटिक्स। क्या होती है जेनेटिक्स? वर्ड का मीनिंग आपको बता देना चाहता हूं। जेनेटिक्स जिसको अपन आनुवंशिकी भी कहते हैं, ये शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है जिसे सबसे पहले बेटसन नेम के साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1905 के अंदर ये शब्द दिया था। इस शब्द का अर्थ देखते हैं अपन, मीनिंग देखते हैं, तो अर्थ होता है टू बिकम या टू ग्रो इनटू, मतलब किसी बात का होना या वृद्धि होने से संबंधित है। कंप्लीट चीजें आप समझ जाएंगे। फिलहाल आपको मैं जब इतना बता रहा हूं कि टू बिकम या टू ग्रो इनटू, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि शायद ये टू बिकम यानी होना या वृद्धि करने से क्या है, मगर आप अगले 5-7 मिनट के अंदर इस वर्ड का मीनिंग भी कंप्लीटली समझ जाएंगे। जेनेटिक्स से मेरे ख्याल से 10th के जो बच्चे हैं उन सबने पढ़ के 10th के अंदर भी जेनेटिक्स आती है। मेंडेलियन जेनेटिक्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये सब आपने पढ़ रखे हैं, मगर यहाँ पर मैं कुछ आपको डिफरेंट चीजें बताऊंगा जो 12th बेस के अंदर अपने आती है। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? ग्रीक वर्ड है, अर्थ हो गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि क्या परिभाषा है। एक सिंगल लाइन के अंदर अपन जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जेनेटिक्स के लिए अपन को ज्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। सीधी सी एक छोटी सी परिभाषा ये होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन विभिन्नताओं और वंशागति का अध्ययन करते हैं वो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। दो शब्द आए इसके अंदर, विभिन्नताओं और वंशागति का अध्ययन करना। वंशागति का एक सिमिलर वर्ड और होता है जिसका नाम है आनुवंशिकता। देखो आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है और आनुवंशिकता क्या होती है ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं। यानी परिभाषा अपन दें तो क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति, जिसको अपन आनुवंशिकता भी कह सकते हैं, वह विभिन्नताओं या विविधताओं का अध्ययन करते हैं। यही जेनेटिक्स कहलाती है। इट मीन्स ये हो गया जेनेटिक्स इज इक्वल टू हेरिडिटी या इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशंस। सीधी सी डेफिनेशन इस ब्रैकेट के अंदर आपको मैंने फीड कर दी है। जेनेटिक्स इज इक्वल टू हेरिडिटी ऑब्लिक इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशंस। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता, वंशागति का मतलब होता है इनहेरिटेंस, वेरिएशन विभिन्नताएं या विविधताएं हो गई है। यानी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन इन चीजों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशंस। विभिन्नताएं क्या है, वंशागति क्या है, तो इन दो शब्दों का मतलब अपन देखते हैं। तो देखो क्या होती है वंशागति या जिसको अपन आनुवंशिकता भी कहते हैं। वंशागति या आनुवंशिकता, जिसको एक नॉर्मल वर्ड में हेरिडिटी, एक हिंदी मीडियम के बच्चे भी नॉर्मली ये चीज अपने घर के अंदर कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं कि ये तो हेरिडिटी है। कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स जो माता पिता से उनकी संतति के अंदर आए हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आए हैं, नॉर्मली अपन उसको हेरिडिटी बोलते हैं। कोई भी बहुत सारी डिजीज होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो उनके पेरेंट्स में थे, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी आ चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं, अपन ये बोलते हैं कि ये तो हेरिडिटी है। तो यहां से डेफिनेशन निकल रही है। अपनी डेफिनेशन क्या हो गई है कि जेनेटिक कैरेक्टर्स का, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना हेरिडिटी या वंशागति कहलाती है। जेनेटिक कैरेक्टर्स, देखो बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, अपनी सोमेटिक सेल से रिलेटेड भी कैरेक्टर्स होते हैं, मगर वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाते हैं। अपनी जो जर्म सेल्स जो होती है उनके अंदर किसी भी टाइप्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, कोई म्यूटेशंस होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरी करते हैं। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स का मतलब ये हो गया है कि वो कैरेक्टर्स जो अपने जेनेटिक मटेरियल से बिलोंग करते हैं। इट मींस जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। जो डीएनए से बिलोंग करते हैं वो कैरेक्टर्स जेनेटिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। वही कैरेक्टर्स जो होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, माता पिता से संततियों के अंदर स्थानांतरित होते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को अपन वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। यानी आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। दूसरा टर्म अपन देखते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं या विविधताएं क्या होती है? विभिन्नताएं विविधताएं अपन नॉर्मली अपन देखते हैं कि एक ही जाति के जीवों के अंदर पाई जाने वाली जो असमानताएं होती है उसे कोई विभिन्नताएं कहते हैं। ये परिभाषा हो गई है। इसका मतलब क्या होता है, एक माता पिता से 4 संततियां उत्पन्न हुई है, चारों सगे भाई बहन हैं। इट मींस वो सिबलिंग्स हैं, सगे भाई बहन है, एक माता पिता से उत्पन्न हुए हैं। सभी संततियों के अंदर 50% जेनेटिक मटेरियल पिता से, 50% जेनेटिक मटेरियल माता से आया है। मगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि फिर तो उनका सबका जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होगा। नहीं, ये कभी नहीं होता है। एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी चारों सगे भाई बहनों का जेनेटिक मटेरियल को मैं पहले आपको बता चुका हूं। जेनेटिक मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं, इट मींस मैं डीएनए के ऊपर फोकस कर रहा हूं। उन सब का डीएनए जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो कभी भी सिमिलर नहीं होता है। जेनेटिकली वो डिफरेंट होते हैं। इस संसार के अंदर कोई भी ऐसे ह्यूमन बींग्स नहीं है जो जेनेटिकली सिमिलर रहते हैं। एक्सेप्शन है, वो आपको बताऊंगा। तो डेफिनेशन के अंदर अपन ये चीजें कि एक ही जाति के जीवों से उत्पन्न संततियों के अंदर पाई जाने वाली जो असमानताएं होती है वो विभिन्नताएं या विविधताएं कहलाती हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताई है कि माता पिता से उत्पन्न 4 भाई बहन हैं, उन सब का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंस है। क्यों ऐसा क्यों होता है?
एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, जेनेटिक मटेरियल में 50% माता का है, 50% पिता का है, फिर भी उनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंस क्यों है? यानी वेरिएशंस का बेसिस क्या है, विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न हो रही है? जब माता पिता सेम है उसके बाद में भी वेरिएशंस क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका रीजन होता है, यानी विभिन्नताओं का जो आधार होता है वो आधार है जो 11th क्लास के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था, जीन विनिमय, इसको अपन क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, पढ़ा होगा। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय क्या करता है, जब भी पेरेंट्स जो होते हैं वो संततियां उत्पन्न करने, तो सबसे पहला काम होता है गेमेट फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण होता है, फिर गेमेट का फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। युग्मनज के अंदर फिर बहुत सारे क्लीवेज यानी विदलन होते हैं, जिससे मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला कई फेज आते हैं, भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, फिर से नई संतति का निर्माण होता है। तो सबसे पहली स्टेप होगी है गेमेट फॉर्मेशन। और अपन को ये भी पता है कि गेमेट फॉर्मेशन यानी युग्मकों का निर्माण जो होता है वो एक विभाजन के थ्रू होता है, तो उस विभाजन का नाम है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, जिसको अपन गैमेट या युग्मक कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन के अंदर 4 अवस्थाएं चलती है, 4 फेजेज चलती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। उसमें जो प्रोफेज फर्स्ट जो है वो सबसे जो लॉन्ग फेज होती है वो 5 सब फेजेज में फिर से डिवाइड होती है, जिसमें 5 फेजेज कौन कौन सी होती है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इस बात को मैं यहाँ पर डिटेल के अंदर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अपने 11th बेसिक टॉपिक है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, किस फेज के अंदर होता है, उसके लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि प्रोफेज फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसकी 3rd नंबर की जो सब फेज होती है पेकाइटीन, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर क्या प्रोसेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर ये पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कौन सी फेज में या कौन सी अवस्था में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और उसकी प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी उप अवस्था पेकाइटीन के अंदर होती है। होता क्या है, जीन विनिमय कैसे होता है, बच्चों अपन को पता है कि एक डिप्लॉइड सेल्स जो होती है मनुष्य की या किसी भी जीव की, उसके अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़े में उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर के अंदर पाए जाते हैं। जिससे अपन ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक डिप्लॉइड सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 2n = 46 होते हैं। तो एक हैप्लॉइड सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हो गए। तो डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी पेयर्स है 23 पेयर्स। ये पेयर्स किन क्रोमोसोम्स के बनते हैं, वो क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके पेयर बनते हैं। तो पेयर कितने हो गए, 23 पेयर्स हो गए। तो समजात गुणसूत्र के जो पेयर होते हैं उनके अंदर जीन विनिमय की क्रिया होती है। कैसे होती है थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ये 2 क्रोमोसोम है, यानी एक समजात गुणसूत्र का पेयर है। एक गुणसूत्र जो होता है, इस गुणसूत्र के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होती है, जिसको अपन अर्ध गुणसूत्र भी कह सकते हैं। एक क्रोमेटिड ये और दूसरी क्रोमेटिड ये, दोनों एक फिक्स बिंदु के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको अपन गुणसूत्र बिंदु कहते हैं या इसको अपन सेंट्रोमियर कहते हैं। दूसरा क्रोमोसोम जिसके पास में समजात गुणसूत्र है उसकी भी ये क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र, दूसरी क्रोमेटिड ये, दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जिस बिंदु से जुड़ी रहती है उसको सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। अब देखो दोनों क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी है, हुआ क्या, जीन विनिमय हुआ, क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉस किया, जीन्स की एक्सचेंज किया, इसी को अपने क्रॉसिंग ओवर कहा है। क्या हुआ इससे, क्रोमोसोम्स जो होते हैं नए टाइप्स के हो गए, जीन एक्सचेंज हुआ, नए टाइप के क्रोमोसोम हो गए। अब उसके बाद में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो अपन को पता है गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट्स के अंदर एक क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। गैमेट के अंदर हमेशा पेयर में से एक क्रोमोसोम, हर एक गैमेट के अंदर एक क्रोमोसोम आता है, दूसरे गैमेट के अंदर दूसरा क्रोमोसोम जाता है। तो जो गैमेट बनेंगे यानी स्पर्म बनेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो शुक्राणु बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम्स नए टाइप के चलेंगे। और ये हर बार होता है ये प्रोसेस, जब भी गैमेटोजेनेसिस होता है, इट मींस अर्धसूत्री विभाजन होता है, हर बार जो होता है जीन विनिमय का प्रोसेस होता है, जिससे क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ जीन्स चेंज हो जाते हैं और चेंज हुए क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो गैमेट के अंदर जाते हैं। गैमेट्स आपस के अंदर फ्यूजन होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने से जाइगोट बनता है, नई संतति का निर्माण होता है, जिससे हर संतति के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो हुआ है वो चेंज हो चुका है। इट मींस जेनेटिकली कोई भी सेम नहीं है, सगे भाई बहन भी सेम नहीं होते हैं, बट
एक्सेप्शन हर चीज का है, यहां पर भी एक्सेप्शन है। अपन ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियां कभी भी जेनेटिकली सेम नहीं होती है। अगर कोई भी दो इंडिविजुअल्स या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो अगर जेनेटिकली सिमिलर है तो अपन एक वर्ड देते हैं, उसको कहते हैं क्लोन। क्लोन क्या होते हैं? ऐसे कोई भी इंडिविजुअल्स जो जेनेटिकली सिमिलर है वो एक दूसरे के क्लोन है। क्लोन वर्ड ही सिर्फ किसके लिए यूज होता है? जो जेनेटिकली सेम होते हैं उनको अपन क्लोन कहते हैं। जबकि अपन को पता है कि रिप्रोडक्शन के अंदर, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर, कि क्लोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर क्लोन प्रोड्यूस होते हैं, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है उसके अंदर कभी भी क्लोन प्रोड्यूस नहीं होते हैं। बट एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन क्या है इसका? वो है ट्विंस वाले केस में। नॉर्मली बेसिक कंसेप्ट आप दिमाग के अंदर आपकी इक्वेशन भी चल रहा होगी, जब जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं उस समय पर जेनेटिक मटेरियल दोनों का सेम होता है या नहीं होता है, इट मींस वो क्लोन होते हैं या नहीं होते। तो यहां पर भी दो बातें हम आपको बता देना चाहता हूं कि सभी ट्विंस जो होते हैं वो क्लोन नहीं होते हैं। कुछ ट्विंस ऐसे भी होते हैं जो क्लोन होते हैं। यानी मैं आपको बता रहा था कि जो एक्सेप्शन, जो अपवाद है, वो यहां पर मिलेगा आपको ट्विंस वाले केस के अंदर। मैं आपको फिर से बताता हूं कि लैंगिक जनन के अंदर कभी भी जेनेटिकली सिमिलर प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन इसका अपवाद है ट्विंस वाले केस के अंदर। ट्विंस वाले केस के अंदर भी सभी ट्विंस क्लोन नहीं होते, कुछ ट्विंस क्लोन हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ट्विंस भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो ट्विंस होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरे होते हैं जाइगोटिक ट्विंस। अब ये क्या होते हैं? एक युग्मनजी जुड़वा बच्चे और द्वियुग्मनजी जुड़वा बच्चे। इनमें से जो ट्विंस होते हैं वो एक युग्मनजी जुड़वा यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो क्लोन होते हैं, जबकि जाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो क्लोन नहीं होते हैं। ध्यान रखना है कि सभी ट्विंस क्लोन नहीं होते। उसका मैंने आपको बताया है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो क्लोन नहीं होते, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो क्लोन क्यों होते हैं, इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। देखो, डेवलपमेंट बायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक आ गया है, यहाँ पर वर्ड आ गया है, तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि क्या होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब एक युग्मनजी जुड़वा, यानी एक ही युग्मनज से दो बच्चे उत्पन्न हुए हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब द्वियुग्मनजी, यानी दो युग्मनज बने हैं, दो जाइगोट शुरुआत से बने हैं, उनसे दो शिशुओं का निर्माण हुआ है। नॉर्मली अपन देखते हैं कि मेल्स के अंदर oogenesis के अंदर एक ओम का फॉर्मेशन होता है, जिससे एक स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज करता है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल से फ्यूज होता है, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट जो होता है इसके अंदर क्लीवेज का प्रोसेस चलता है, क्लीवेज के प्रोसेस से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो से फिर नई संतति का निर्माण होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस चलता है। तो एक्सेप्शन क्या है? एब्नॉर्मल कंडीशन होती है ट्विंस की। मोनोजाइगोटिक वाले ट्विंस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो जाइगोट बन गया उसके अंदर क्लीवेज होता है। क्लीवेज क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लीवेज विदलन, जिसे अपन विदलन कहते हैं, कि जैसे ये जाइगोट है, डिप्लॉइड जाइगोट है, क्लीवेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्लीवेज खांच बनती है, यानी एक विभाजन होता है। माइटोटिक डिवीजन तो नहीं होता है, समसूत्री विभाजन के जैसे सिमिलर नहीं है, मगर अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर क्लीवेज खांच जो बनेगी उससे अंदर, जिसके थ्रू अपन पोरक खंडों का निर्माण होता है, ब्लास्टोमेट्स का निर्माण होता है। जैसे पहला क्लीवेज हुआ तो 2 पोरक खंड बन गए, दूसरा क्लीवेज हुआ 4 पोरक खंड बन गए, फिर उसके बाद में 8, 16, 32 ऐसे लगातार इसके अंदर पोरक खंड ब्लास्टोमेर का निर्माण हो जाता है, जिससे इसके अलग अलग पोरक खंडों की संख्या के आधार पर इसको अलग अलग नाम देते हैं, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ऐसे अपन नाम देते जाते हैं। तो जो फर्स्ट क्लीवेज होता है मोनोजाइगोट वाले ट्विंस में बता रहा हूं आपको, जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज एब्नॉर्मल होता है, जिसके कारण से ये युग्मनज जो होता है वो सेपरेट हो जाता है 2 अलग अलग पोरक खंडों के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि क्लीवेज जो होता है, विदलन जो होता है, वो समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, कुछ असमानताएं होती है इसके अंदर। यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दोनों पोरक खंडों के अंदर समान हो गए। अब ये दोनों पोरक खंड यहाँ से शुरुआती अवस्था से जाइगोट के रूप में काम करने लग जाएंगे, यानी ये दोनों जाइगोट है, और यहाँ से स्टार्टिंग कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, यहाँ से 2 शिशुओं का निर्माण होगा। आगे चल करके यहाँ पर मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला और फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होकर के 2 शिशुओं का निर्माण होगा, ऐसे इसका निर्माण होगा। तो ऐसे 2 जो ट्विंस बनेंगे वो जुड़वा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो जेनेटिक मटेरियल किसका आया है, एक स्पर्म का और एक ओवम का आया है। आगे चल करके क्लीवेज से एक युग्मनज से 2 युग्मनज बने हैं, मगर
मैंने आपको बताया कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है तो जेनेटिक मटेरियल तो रेप्लिकेट हुआ है, दोनों के अंदर सिमिलर कॉपी बनी है, तो कॉपी यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल सिंगल के अंदर सबसे पहले था उसी की कॉपी होकर के दो के अंदर आ गया, सेम हुआ, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए दोनों युग्मनजों से इसकी क्लीवेज के बाद में दो युग्मनज बनेंगे, दोनों युग्मनजों से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी दोनों की दोनों जेनेटिकली सेम होगी, इसलिए इनको अपन क्लोन कह सकते हैं। मगर डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन जो होती है, नॉर्मल कंडीशन में तो एक ओवम को एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, मगर एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कई बार जेनेसिस के प्रोसेस के अंदर दो ओवम का प्रोडक्शन हो जाता है और दो ओवम को दो स्पर्म फर्टिलाइज कर देते हैं, क्योंकि स्पर्म तो अपन को पता है कि ऑलरेडी ही फीमेल जेनाइटल पाथवे के अंदर, मादा जननपथ के अंदर ऑलरेडी ही बहुत सारे मिलियंस की संख्या के अंदर डिस्चार्ज किए जाते हैं, मगर एक ओवम के अंदर एक ही स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज कर पाता है। तो दो ओवम हो गए तो दो अलग अलग स्पर्म को फर्टिलाइज करेंगे, जिससे दो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। स्टार्टिंग कंडीशन से ही दो जाइगोट बनेंगे और दोनों जाइगोट के अंदर फिर वहां से क्लीवेज यानी विघटन का प्रोसेस चलेगा और दो शिशुओं का निर्माण होगा। हाँ, तो डाइजाइगोटिक वाले केस के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो अलग अलग ओवम को दो अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, जिससे स्टार्टिंग कंडीशन से दो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और दोनों जाइगोट से दो प्रोजेनी बनेगी। वो ट्विंस होंगे बट वो क्लोन नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का जेनेटिक मटेरियल अलग हुआ है। कैसे अलग हुआ है कि दो अलग अलग ओवम और दो अलग अलग स्पर्म, दोनों स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल अलग अलग था और दोनों ओवम का जेनेटिक मटेरियल अलग अलग था, जिससे दोनों जाइगोट के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी अलग अलग हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए मोनोजाइगोटिक वाले ट्विंस जो होते हैं वो क्लोन होते हैं, जबकि डाइजाइगोटिक वाले केस के अंदर क्लोन प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पर किस चीज का एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कभी भी क्लोन प्रोड्यूस नहीं होते। बट अपन बात करते हैं मोनोजाइगोटिक वाले ट्विंस के अंदर, तो ये एक एक्सेप्शन है कि ट्विंस जो मोनोजाइगोटिक प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोन होते हैं। ये एक एक्सेप्शन हो गया है। तो मेरे ख्याल से आप वेरिएशंस या भिन्नताओं को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। ये दो टर्म है जिनकी स्टडी अपन साइंस की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं वो जेनेटिक्स कहलाती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स की, कि जेनेटिक्स के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट का कौन कौन सा क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, किनको क्या क्या ऑनर दिए गए हैं, किसी किसका फादर्स कहा गया है। तो जब भी जेनेटिक्स का नाम आता है अपन सब जानते हैं कि मेंडल का नाम सबसे पहले आता है। तो फादर्स ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बैटसन को कहते हैं। फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन को कहा जाता है। फादर्स ऑफ साइटोजेनेटिक्स मूलर को कहते हैं। फादर्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। अपन फादर्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स ए गैरेड को कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब कंफ्यूजन मत होना, इसके अंदर इतने सारे नाम आपको ध्यान रखने की 12th बेस के ऊपर कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जामों की बेस की भी बात करते हैं तो ये तीन साइंटिस्टों के नेम ध्यान रख लेने आपको। फादर्स ऑफ जेनेटिक्स सबको पता है, अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर मेंडल का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये वर्ड तो प्रॉपर आपको लर्न हो ही जाएगा। फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बैटसन को कहते हैं। बैटसन का नाम अभी आया था, क्या नाम आया था? जेनेटिक्स वर्ड जो है वो बैटसन ने दिया था, वर्ड दिया था, इसके लिए उनको फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स नहीं कहते हैं। जेनेटिक्स के क्षेत्र के अंदर इन्होंने बहुत सारे और भी काम किए थे, लिंकेज के अंदर भी इनके बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था और भी बहुत सारे इनके कंट्रीब्यूशन थे, जिसके कारण से इनको मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करते हैं तो टीएच मॉर्गन को अपन फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका भी कारण है, क्योंकि जेनेटिक्स के क्षेत्र के अंदर टीएच मॉर्गन के अंदर ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लिंकेज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे,
इसलिए इनको फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। दो नाम और आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, फादर्स ऑफ साइटोजेनेटिक्स मुलर और फादर्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स ए ग्रेड को अपन कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं मेंडल, क्योंकि अपन इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्टार्टिंग के अंदर अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर जो जो एक्सेप्शन आए थे, जो अपवाद आए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल क्या था, कब इसका जन्म हुआ, कब इसने काम किया, डेथ कब हुई, कैसे इसको जीते थी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी, कैसे उसका पूरा जीवन परिचय अपन देखते हैं। तो नॉर्मली अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर आपको गांव के नाम के अंदर आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मिलती है। अपनी जो आरबीसी की जो बुक है उसके अंदर मेंडल का जो जन्म हुआ था वहां पर गांव का नाम दे रखा है मोराविया, जबकि अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहां पर गांव का नाम है सिलीसिया। 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ था सिलीसिया या मोराविया नाम के गांव के अंदर, जो ऑस्ट्रिया नाम की कंट्री के अंदर पड़ता है, जिसको अपन प्रेजेंट में चेकोस्लोवाकिया भी कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इस यहाँ पर एक सिटी का नाम आता है ब्रून। इस ब्रून नाम की सिटी के अंदर ही मेंडल ने कुछ सालों तक एक स्कूल के अंदर अध्यापन यानी टीचिंग का कार्य भी किया था, जिस स्कूल का नाम था मॉडर्न स्कूल। मॉडर्न स्कूल के अंदर टीचिंग का काम भी किया था मेंडल ने। उसके बाद में जो मेन चीज आती है, मेंडल ने जो वंशागति से संबंधित अपने जो निष्कर्ष दिए थे जेनेटिक्स से रिलेटेड, जो अपने कंक्लूजन्स दिए थे, वो काम कब का था? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेंडल ने जो अपना मटर के पादप के ऊपर जो काम किया था वो 1856 से 1863 तक लगभग 7 सालों के ऊपर मेंडल ने अपना कार्य किया था। किस पादप के ऊपर? मटर के पादप के ऊपर मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन संकरण से संबंधित काम किया था। इस मटर के पादप का बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसको अपन उद्यान मटर कहते हैं। ये स्वीट पी नहीं है। देखो दो टाइप्स की मटर की यहाँ पर वैरायटीज किसमें है, एक तो स्वीट पी और एक गार्डन पी। यहाँ पर मेंडल ने जो काम किया था वो गार्डन पी थी, जिसका बॉटनिकल नेम आपको सबको पता है पाइसम सटाइमम। जबकि जो स्वीट पी जो होती है, मीठी मटर है, उसका बॉटनिकल नेम होता है लिथाइरस ओडोरेटस, जो अपन आगे लिंकेज के अंदर उसको पढ़ेंगे। तो मेंडल ने मटर के पादप के ऊपर काम किया था, जिसकी बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइमम। और किस ईयर के अंदर ये काम किया था? 1856 से 1863 तक इन्होंने ये अपना काम किया था। लगभग 7 सालों तक काम किया था। यही ईयर्स अपने आरबीसी की बुक जो है उसके अंदर 1857 से 1865 तक लगभग 8 सालों तक दे रखे हैं। तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोस्टली 63 की एंडिंग या 56 की एंडिंग, तो ये कोई ज्यादा इसके अंदर ईयर्स का ज्यादा कोई रोल नहीं है। लगभग 7 से 8 सालों तक मेंडल ने ये काम किया था। इसके बाद में अपना जो ये काम किया था मेंडल ने मटर के पादप के ऊपर, उसके बाद में बहुत सारे निष्कर्ष निकाले थे। अपना जो निष्कर्ष निकाला था उसका एक टाइटल भी दिया था इन्होंने। इसके टाइटल नेम क्या था? मेंडल ने जो काम किया था उसका टाइटल का नेम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादपों में संकरण प्रयोग। जो मेंडल ने काम किया था वो एक पूरा का पूरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। उस रिसर्च पेपर का टाइटल नेम जो है उन्होंने दिया था पादपों में संकरण प्रयोग। उसके बाद में 1866 के अंदर मेंडल ने अपना ये जितना भी कार्य किया था वंशागति से संबंधित जेनेटिक्स से रिलेटेड, उसका पब्लिकेशन करा दिया, यानी उसका प्रकाशन करा दिया था। इस टाइटल नेम से अपने काम का उन्होंने प्रकाशन करवा दिया था। 1866 में प्रकाशन हुआ, 56 से 63 तक काम किया। 22 जुलाई 1822 को उनका जन्म हुआ था। इसके बाद में 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेंडल ने 56 से 63 तक मटर के पादप के ऊपर, पाइसम सटाइमम के ऊपर बहुत सारे अपने संकरण के प्रयोग किए। आनुवंशिक के संबंधित बहुत सारे कंक्लूजन निष्कर्ष दिए। टाइटल नेम बाद में संकरण रखा, उसका प्रकाशन
वहाँ के लोकल पब्लिकेशन के अंदर प्रकाशन भी करवा दिया। प्रकाशन का मतलब ये कि पब्लिश करवा दिया, अदर साइंटिस्ट ने भी उनके सामने अपना काम ला दिया था। मगर मेंडल के 1866 से 1884 के बीच का जो टाइम था उसके अंदर इनको कभी भी अपने इस काम की कोई वेटेज नहीं मिला था, कोई प्रसिद्धि नहीं मिली थी। 1884 के अंदर मेंडल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के 16 साल बाद, या अपन ये कहें कि इनके कार्य के प्रकाशन के 34 सालों के बाद में, यानी 1900 के अंदर, सन 1900 के अंदर मेंडल ने जो भी काम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट काम मेंडल कर चुका था, मगर लोगों की समझ में नहीं आया था। उसका कहीं भी उसका कोई साइंटिस्ट ने उस काम को नहीं समझा था। जो वेटेज आज अपन मेंडल को देते हैं वो पहले कभी नहीं मिल पाया था। यानी जीते जी उसको अपने काम की प्रसिद्धि, उसको वो ऑनर क्यों नहीं मिल पाया था, उसके भी कुछ कारण है। और उसके बाद में क्यों मिला, उसके मरने के, मृत्यु के उसके 16 साल बाद में, या उसके काम के प्रकाशन के 34 सालों के बाद में उसको ये वेटेज क्यों मिला, इसके भी कुछ रीजंस हैं। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर, सन 1900 के अंदर मेंडल ने जो भी काम किया था उसको काम को तो अपने रिटर्न के अंदर उसने पूरा का पूरा सेट करके गया था। उसके बाद में 3 साइंटिस्ट आए, 3 अलग अलग कंट्रीज के 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की। मेंडल ने जितना भी प्लांट के ऊपर जो संकरण से संबंधित प्रयोग किए थे उनको पुनः खोज की, उनकी रीडिस्कवरी की थी। ये 3 साइंटिस्टों के जो नेम है ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे जिन्होंने मेंडल के लॉज की रीडिस्कवरी की, मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। और पुनः खोज करने के बाद में जो निष्कर्ष निकाले थे, जो रिजल्ट्स इनको मिले थे, वो रिजल्ट्स बिल्कुल वो ही रिजल्ट्स थे जो मेंडल पहले कर चुका था। मेंडल जो चीज को कर चुका था वो रिटर्न के अंदर लिखा था उसने, मेंडल ने जो बताया था वैसी की वैसी चीज 1900 के अंदर इन तीनों साइंटिस्टों को मिली। और इन 3 साइंटिस्टों ने फिर अपने इस काम का वेटेज, ये चाहते तो ये जो पूरा काम किया था ये अपने नाम कर सकते थे, मगर इन तीनों साइंटिस्टों ने इस काम का वेटेज जो है मेंडल को दिया है, क्योंकि ये काम जो है हमारा नहीं है, ये मेंडल का काम था। दुर्भाग्यवश उस टाइम पर वैज्ञानिक इसके काम को नहीं समझ पाए थे। अब दुनिया के सामने इस काम को लाया गया है। ये 3 साइंटिस्ट कौन थे? सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी लुईस, दूसरा है कार्ल कोरेंस, और तीसरा है एरिक वॉन शेरमार्क। स्टूडेंट्स, ये तीनों साइंटिस्टों के नेम आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि बहुत बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर अपन एनसीईआरटी के पेपर्स उठाते हैं तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल के लॉज की रीडिस्कवरी किसने की, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किन 3 वैज्ञानिकों ने की थी। तो तीनों वैज्ञानिकों के नाम ह्यूगो डी व्रीज, जिसका नाम आपको 11th क्लास के सिलेबस के अंदर भी पता है। ह्यूगो डी व्रीज जो म्यूटेशन से रिलेटेड थे, जिन्होंने म्यूटेशन की डिस्कवरी की थी, किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए, इवनिंग प्रिमरोज नाम के प्लांट के ऊपर उन्होंने अपना स्टडी की थी और म्यूटेशन की डिस्कवरी की थी। उसके बाद में कार्ल कोरेंस, एरिक शेरमार्क, ये तीनों साइंटिस्ट जो है, तीनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के थे और तीनों साइंटिस्टों ने मेंडल के लॉज की डिस्कवरी करके और मेंडल ने जो काम किया था उसकी प्रसिद्धि उनको दिलाई थी। तो क्या कारण रहा कि मेंडल को जीते जी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, या मेंडल के कार्यों का 34 सालों तक छिपे रहने का क्या कारण रहा? कुछ कारण थे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो पब्लिकेशन करवाया था उसकी ईयर थी 1866। आपको पता है कि बहुत पहले की बात हो चुकी है। उस समय पर संचार सुविधाओं का, जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, उनका अभाव था। आज अपन नॉर्मली देखते हैं कि छोटा सा कोई इवेंट होता है सोशल मीडिया के थ्रू पूरे इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर वो फैल जाता है, मगर उस टाइम पर इंटरनेट जैसी संचार सुविधाओं का अभाव था। इसलिए मेंडल ने जो काम किया था वो बहुत सारे साइंटिस्टों के पास पहुंच ही नहीं पाया था। नंबर 2, मेंडल जिस समय पर अपना ये जेनेटिक्स से रिलेटेड जो प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस समय पर ही डार्विन जो है वो भी एक बुक लिख रहा था जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी इवोल्यूशन से रिलेटेड स्टडी कर रहा था डार्विन, जिसमें एक बुक को उन्होंने लिखा था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और वहां पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी, लोगों के और अदर साइंटिस्ट के बहुत सारी चीजें समझ में भी आ रही थी। तो बहुत सारे लोगों का ध्यान जो है वो उस डार्विन की तरफ डाइवर्ट हो गया, यानी लोग जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो थ्योरी चल रही है उसके ऊपर डाइवर्ट हो गए थे। मेंडल का काम जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान क्यों नहीं दिया गया, इसका भी कुछ कारण है, क्योंकि मेंडल ने अपने जो जेनेटिक्स के अंदर
एक्सपेरिमेंट किए थे, जो लॉज दिए थे, उसके अंदर मैथ और स्टैटिक्स का यूज किया था। और मैथ और स्टैटिक्स जैसी चीजें उस समय पर साइंटिस्ट जो थे उनके समय से आगे की चीजें थी। बहुत सारे साइंटिस्ट इनकी चीजों को समझ ही नहीं पाए थे, यानी समय से परे का काम मेंडल ने उस समय पर कर दिया था, तो लोग समझ नहीं पाए थे। प्लस डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाला जो वर्क किया था, जो बुक लिखी थी, वो वाला जो काम है वो लोगों को इजीली समझ में आना, तो ध्यान डाइवर्ट हो गया। नंबर 3 कारण, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर ये बताया था कि एलील जो होते हैं, टर्मिनोलॉजी के अंदर अपन आगे वर्ड क्लियर करेंगे क्या एलील होते हैं, युग्म विकल्पी। इसके ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा, इसका इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, यानी गैमेट एलील जो होते हैं वो आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं। इस चीज को साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे, ये चीज उनके थोड़ी सेटल नहीं हुई थी, इस कारण से भी ध्यान नहीं दिया गया था। इसके अलावा मेंडल जो है जीन का भौतिक आधार नहीं बता पाए थे। ये भी एक कारण रहा था कि जीन क्या है, व्हाट इज जीन। उस समय पर जीन तो वर्ड था ही नहीं, उस समय पर तो कारक शब्द, एलिमेंट शब्द, ये सब चलते थे। जीन तो बाद में जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, तो जीन शब्द उस समय पर नहीं था, तो उसका कोई भौतिक आधार। आज तो अपन जानते हैं कि व्हाट इज जीन। जीन क्या है? जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। जीन एक डीएनए का एक सूक्ष्म भाग है जो एक निश्चित लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, उस लक्षण को शो भी करता है, उस लक्षण को अगली जनरेशन के अंदर लेकर भी जाता है। आज जीन के बारे में हर चीज क्लियर हो चुकी है, जीन वर्ड जॉनसन ने दिया था। वर्ड की बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूं कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जीन का जो नाम रखा था वो एलिमेंट रखा था। फैक्टर वर्ड जो है वो कार्ल कोरेंस ने यूज किया था, और जीन वर्ड जो है वो जॉनसन ने यूज किया था, जो अपन टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो ये कुछ कारण थे मेंडल को जीते जी प्रसिद्धि नहीं मिलने के, या फिर उसके काम का 34 सालों तक छिपे रहने के। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। देखो, एक अलग चीज है कि मेंडल को वेटेज नहीं मिला, अपने काम का वेटेज नहीं मिला था, वो एक अलग चीज है, मगर मेंडल सफल हुआ था, मेंडल अपने काम के अंदर सक्सेस हुआ था, और वो वही कारण है कि वो सक्सेस हुआ था। आज अपन उसको इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं, फादर्स ऑफ जेनेटिक सक्सेस, तो वही था। तो उसके सक्सेस होने के क्या कारण थे, मेंडल की सफलता के क्या क्या कारण थे, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सफलता के कारणों के अंदर सबसे पहला कारण आता है मेंडल की कार्यविधि, क्रियाविधि क्या थी मेंडल की। तो मेंडल की सफलता के कारण की बात करते हैं, तो नंबर 1 पॉइंट आता है मैकेनिज्म, क्रियाविधि। मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर किस प्रकार की क्रियाविधि को प्रयोग में लिया था। देखो, सबसे पहली बात तो मेंडल ने अपना काम स्टार्ट करने से पहले जेनेटिक्स के क्षेत्र के अंदर पहले जितने भी साइंटिस्ट काम कर चुके थे वो सक्सेस नहीं हुए थे, उनकी अनसक्सेस या उनकी असफलताओं के पीछे क्या क्या कारण रहे थे, उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, और उन्होंने जो गलतियां की थी उन गलतियों को उन्होंने रिपीट नहीं किया। बच्चों, सक्सेस आदमी वही होता है जो गलतियों को रिपीट नहीं करे। मेंडल ने भी ऐसा किया था। ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले जेनेटिक्स के क्षेत्र के अंदर काम नहीं हुआ था, पूर्व मेंडलियन काल भी आता है, मेंडलियन काल भी आता है, मेंडल के बाद में भी जेनेटिक्स के क्षेत्र के अंदर बहुत सारे काम हुए। तो 3 काल आते हैं, पूर्व मेंडलियन काल, मेंडलियन काल और पश्चिम मेंडलियन काल। तो पूर्व मेंडलियन काल के अंदर जितने भी साइंटिस्टों ने जेनेटिक्स के क्षेत्र के अंदर जो काम किए थे वो सक्सेस नहीं हो पाए थे, वो गलतियां मेंडल ने दोहराई नहीं थी, वो पहले ही उन्होंने अध्ययन कर लिया था। सफलता का मैकेनिज्म के अंदर सफलता का पहला कारण होता है। दूसरी बात, मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर संततियों के अंदर रिजल्ट्स की स्टडी जो है वो F1, F2 और कभी कभी F3 पीढ़ी तक भी की थी, यानी तीसरी पीढ़ी तक भी किया था। ये प्रमाणित किया था कि मैं जो बता रहा हूं कि जो कैरेक्टर्स माता पिता में है वो संतति में जाएंगे, उनसे फिर अगली संतति में जाएंगे, उनसे फिर अगली संतति में जाएंगे। तो जनरेशन टू जनरेशन जैसा मेंडल बता रहा था उसी प्रकार से इनहेरिटेंस यानी वंशागति हो रही थी। F3 पीढ़ी तक उन्होंने काम किया था। अगली बात, मेंडल ने एक समय के अंदर 1 या 2 लक्षणों की वंशागति का ही अध्ययन किया था। पूर्व के वैज्ञानिकों ने ये गलती की थी कि एक समय के अंदर 2 से ज्यादा लक्षणों का अध्ययन कर लिया था, जिसके कारण से उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। मेंडल ने ये गलती नहीं की, मेंडल ने एक समय के अंदर 1 या 2 लक्षणों का अध्ययन किया था, जिसके कारण से वो सफल हो पाया था। तो ये मैकेनिज्म के अंदर पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट सफलता का कारण था वो था मटर के पादप का चयन करना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर मटर के पादप का चयन किया था। सफलता का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था यहाँ पर। अगर मेंडल मटर की जगह किसी अदर प्लांट को लेता तो शायद वो इतना सफल नहीं हो पाता जितना वो इसके अंदर हुआ था। तो मटर के पादप का चयन क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th बोर्ड आरबीसी बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया था। उसके कुछ कारण है। इसके क्या क्या कारण है? देखो, सबसे पहले बात, मटर का पादप आप सभी का देखा हुआ है, कितना सा छोटा सा प्लांट होता है।
प्लांट की साइज छोटे होने के कारण इसको इजीली उगाया जा सकता है। मेंडल ने अपने जो संकरण से संबंधित मटर के पादप का प्रयोग किए थे, वो छोटे से चर्च के पीछे मेंडल ने चर्च का भी काम किया, चर्च के अंदर एक पादरी का भी काम किया था, वहां पर उसको ग्रेगर की उपाधि मिली थी। तो मेंडल ने जो अपना काम किया था वो चर्च के छोटे से उद्यान के पीछे की तरफ उद्यान के अंदर काम कर लिया था। तो प्लांट की साइज छोटी थी, इसलिए मेंडल जो है उस छोटी सी जगह के अंदर बहुत सारे मटर के पादपों पर प्रयोग कर लिए थे। इसकी जगह कोई बड़ा प्लांट होता, एक वृक्ष होता, एक ट्री होता, तो शायद इतना सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि बड़ी जगह की जरूरत होती। तो प्लांट की साइज छोटी होने के कारण इजीली गमले में या छोटी जगह के अंदर इसको उगाया जा सकता है। दूसरी बात, मटर का जो पादप जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, द्विलिंगी पादप होता है। द्विलिंगी पादप का मतलब क्या होता है कि मटर के जो पुष्प होते हैं उनके अंदर दोनों प्रकार के जननांग, मादा और नर जननांग दोनों एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। नर जननांग यानी पुंकेसर, मादा जननांग यानी स्त्रीकेसर, दोनों एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे पादप को और ऐसे पुष्प को अपन द्विलिंगी पुष्प या पादप को द्विलिंगी पादप कहते हैं। तो मटर का पादप जो है द्विलिंगी पादप था, उससे फायदा क्या हो गया? मेंडल को अपने संकरण प्रयोग में क्या फायदा मिला? स्वपरागण। कोई भी पुष्प अगर द्विलिंगी पुष्प है तो स्वपरागण की संभावनाएं उसके अंदर बढ़ जाती है। मेंडल ने जब भी जनक पीढ़ी से F1 पीढ़ी प्राप्त की थी और F1 पीढ़ी के बाद में F2 पीढ़ी प्राप्त की थी, तो F1 से F2 पीढ़ी जब प्राप्त की तो हमेशा स्वपरागण कराया था। तो स्वपरागण के लिए उसको किसी द्विलिंगी पुष्प की जरूरत थी, मटर के सभी पुष्प जो थे द्विलिंगी थे, वो फायदा मिल गया। अगली बात, जब अपन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, उस समय पर मेंडल को परपरागण कराना पड़ा था, कृत्रिम रूप से परपरागण कराना पड़ा था। और किसी द्विलिंगी पुष्प के अंदर अपन परपरागण कराना चाहें तो उसके अंदर अपन को एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम है विपुंसन। तो विपुंसन यानी इमस्कुलेशन क्या होता है कि किसी भी पुष्प के अंदर उसकी परिपक्व होने से पहले या उस पुष्प की कलिका अवस्था के अंदर ही उसके नर जननांग यानी पुंकेसरों को हटा देना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन यानी पुंकेसरों को हटा देना, मगर कब? जब वो पुष्प परिपक्व नहीं हो पाए या उसकी कलिका अवस्था के अंदर ही पुंकेसरों को हटा देते हैं अपन, यानी नर जननांग को हटा देते हैं, तो वो पुष्प कैसा बन गया? एक लिंगी पुष्प बन गया है। एक लिंगी पुष्प में अपन ने क्या छोड़ा है? मादा जननांग यानी स्त्री केसर को छोड़ा है। अब अपन किसी इच्छित पुष्प के पराग, उसी जाति के इच्छित पुष्प के परागकणों को अपन डस्टिंग के थ्रू यानी झाड़ करके उसकी वर्तिका करके ऊपर झाड़ सकते हैं। तो ये हो गया परपरागण। तो मेंडल ने पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया था, वो क्रॉस पोलिनेशन था, परपरागण था। तो परपरागण करने के लिए इमस्कुलेशन का प्रोसेस भी इजीली इस प्लांट के फ्लावर के अंदर हो जाता था। अगली बात, प्लांट जो है वो एक वर्षीय प्लांट है। ये मटर का पादप जो है वो एक वर्षीय एनुअल प्लांट है और इसका जीवन चक्र जो होता है बहुत छोटा होता है, यानी 2 से 3 मंथ के अंदर इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अगर अपन मटर का एक बीज लगाएं, पूरा पादप तैयार हो, उसकी फलियां लग जाए, बीज लग जाए, तो 2 से 3 महीने के अंदर मटर की अपन को नेक्स्ट जनरेशन मिल जाती है। तो कम समय के अंदर बहुत सारी पीढ़ियों की अध्ययन अपन कर सकते हैं, ये एक फायदा मिला था। इसके अलावा मटर के पादप में क्या खास बात मिली थी? मटर का जो पादप है उसके अंदर विपर्यासी लक्षण, मेंडल ने अपने प्रयोग के अंदर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, मगर 7 का नंबर कब आया था? सबसे पहले उन्हें 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, उसके बाद में 22, उसके बाद में लास्ट में उसने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मेंडल को मटर के पादप के अंदर बिल्कुल शुद्ध रूप से प्राप्त हो गए थे। तो ये कुछ कारण थे मटर के पादप। तीसरा कारण जो है मेंडल की सफलता के अंदर, तीसरा कारण जो है वो है लक्षणों का चयन। लक्षणों का चयन मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के अंदर, अभी मैंने आपको बताया कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो थे, इन सबके जीन्स जो थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते थे। देखो मेंडल्स के लॉज जो थे उनके अंदर आगे चल करके कई एक्सेप्शन भी आए थे। मेंडल का जो 3rd लॉ जो था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोरमेंट, स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम है, उसका आगे चल करके अपवाद मिला था। मगर वो अपवाद कब मिला था? मेंडल को वहां पर कोई दिक्कत क्यों नहीं? उसका कारण ये था कि मेंडल ने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, उन लक्षणों के जितने भी 7 जो जीन थे वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद थे। जबकि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी 2 जीन उपस्थित रहते हैं तो उनके अंदर पास पास स्थित होने पर सहलग्नता की कंडीशन आ जाती है, जो अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, 7 लक्षणों के जीन जो थे वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर पाए गए थे और 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो थे वो शुद्ध रूप से मेंडल को मिल गए थे। तो लक्षणों का चयन मेंडल की सफलता का भी एक अच्छा कारण था। और चौथा कारण मेंडल की सफलता का जो था वो ये था संकरण तकनीक। मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर जिस संकरण तकनीक को काम में लिया था वो संकरण तकनीक थी सबसे पहले विपुंसन, उसके बाद में झाड़ना, उसके बाद में बैगिंग।
इमस्कुलेशन, डस्टिंग और बैगिंग। मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर सबसे पहले अगर क्रॉस पोलिनेशन कराना चाहते हैं किसी भी फ्लोर के अंदर, तो सबसे पहले हमने आपको भी बताया था कि उसके अंदर विपुंसन करना जरूरी होता है, इमस्कुलेशन, जिसके अंदर अपन नर जननांग यानी पुंकेसर जो होते हैं उनको अपन चिमटी की सहायता से या हाथ की सहायता से हटा देते हैं, तो उसको अपन एक लिंगी पुष्प बना देते हैं। उसके बाद में इच्छित पुष्प के परागकणों को उसकी वर्तिकाग्र के ऊपर झाड़ देते हैं। उसके बाद में उस पूरे पादप के ऊपर किसी पॉलीथीन से अपन उस पादप को पूरा का पूरा कवर कर देते हैं। उससे क्या फायदा हो जाएगा कि उसकी वर्तिकाग्र के ऊपर कोई भी अन्य पादप के अवांछित परागकण, अवांछित पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हवा के थ्रू या किसी के भी थ्रू वहां पर आ नहीं पाएंगे। तो अपन जिन परागकणों का उनके ऊपर परागण कराना चाह रहे हैं वो परागण हो जाता है। तो मेंडल ने अपने संकरण तकनीक के अंदर 3 प्रोसेस को काम लिया था। सबसे पहले विपुंसन किया था, फिर उसके बाद इच्छित परागकणों को झाड़ा था वर्तिकाग्र के ऊपर, फिर उसके बाद पूरी पादप को कवर कर दिया था किसी पॉलीथीन से, जिसको अपन बैगिंग कहते हैं। तो ये 4 कारण थे मेंडल की। हाँ तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स से रिलेटेड आज आपने काफी बातें की है। अगला जो टॉपिक जेनेटिक्स में आएगा अपना वो है टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स की शब्दावली। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जेनेटिक्स को अभी अपन स्टार्ट नहीं किया, अभी बेसिक प्रस्तावना की है अपन ने, इंट्रोडक्शन किया है जेनेटिक्स का। मेन जेनेटिक्स अब स्टार्ट होगी जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे शब्द आएंगे। उन शब्दों को पहले अपन को समझना जरूरी है और वहां से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी बनते हैं जिसको अपन बोलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स एक बड़ा टॉपिक है जिसको अपन डिस्कस जो होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए जेनेटिक्स के अंदर इतना। थैंक यू।